हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिजिक्स में प्रकाश के प्रवर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर के वस्तुनिष्ठ सवाल को समझेंगे, जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बोर्ड में आने की पूरी संभावना है। सवाल नंबर पहला है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और आकार में वस्तु के बराबर होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं, इसलिए इसका आंसर बी इज करेक्ट आंसर, यानी इसका आंसर बी होगा। अगला सवाल है कि समतल दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तभी हम लोग समझें कि समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनते हैं, इसलिए इसका भी आंसर बी होगा। अगला सवाल है कि प्रकाश की किरणों का सरल रैखिक गमन का अनुप्रयोग क्या है। तो सरल रैखिक गमन का अनुप्रयोग जो किरणों का होता है वो सूर्य ग्रहण में भी होता है और चंद्र ग्रहण में भी होता है, इसलिए इसका आंसर डी होगा, यानी क और ख दोनों में। अगला सवाल है कि किसी वस्तु की छाया तभी बन सकती है जब प्रकाश की किरणें गमन करेगी। तो कोई भी वस्तु की छाया तभी बनेगी जब प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करेगी, तभी छाया का निर्माण होगा, इसलिए इसका आंसर ए होगा, यानी सीधी रेखा में। अगला सवाल है कि प्रकाश स्रोत के सामने एक हरी रंग की छड़ी को खड़ा कर रख देने पर उसकी छाया कैसी होगी। तो किसी भी वस्तु किसी भी कलर का हो, उसकी छाया हमेशा काला रंग की ही बनती है, इसलिए इसका आंसर सी होगा, यानी काले रंग की। अगला सवाल है कि किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनती है। तो किसी भी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर छाया और उपछाया दोनों बनती है। समझेंगे कि छाया का होता है, तो अगर गहरी प्रतिबिंब यानी पूरी गहरी है तो उसको कहेंगे कि छाया, और वो थोड़ा धुंधला है तो उसको कहते हैं उपछाया। तो किसी भी प्रकाश स्रोत के सामने अगर रुकावट रख देंगे तो वहाँ पे छाया और उपछाया दोनों का निर्माण होता है, इसलिए इसका आंसर घ यानी का एवं ख दोनों होगा। अगला सवाल हम लोग समझेंगे, प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसी बनेगी। गेंद गोलाकार होता है, इसलिए उसका छाया बना पर छाया जो होता है वह वृत्ताकार होगा, इसलिए आंसर इसका बी होगा। अगला सवाल है कि दृष्टि के भौतिक अनुभूति को क्या कहा जाता है। तो दृष्टि की भौतिक अनुभूति को प्रकाश कहते हैं, ऑप्शन ए होगा, यानी प्रकाश कहते हैं। अगला सवाल है कि प्रकाश एक रूप है, प्रकाश किस चीज का रूप है। तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, ऑप्शन बी सही उत्तर है इसका। अगला सवाल है कि किसी माध्यम में प्रकाश की किरणें माध्यम के कणों को क्या करती है। तो गर्म भी करती है, प्रकाशित भी करती है और माध्यम के कणों में गति प्रदान भी करती है, यानी तीनों करती है। का खा गा, ऑप्शन घ होगा, यानी का भी खा भी और ग यानी तीनों। अगला सवाल है कि प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है। तो प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा का रूप है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है कि प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है। तो प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आगे के सवाल हम लोग, प्रकाश तरंगों के गमन के लिए किस प्रकार के माध्यम की आवश्यकता होती है। तो प्रकाश तरंगों के गमन के लिए कोई भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगर यहीं पे बात रहे कि ध्वनि तरंगों के चलने के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ध्वनि तरंग को चलने के लिए वायु की आवश्यकता होती है, बिना वायु के ध्वनि नहीं जा सकती है, लेकिन प्रकाश बिना वायु के चल सकती है, यानी प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। अगला सवाल हम लोग समझेंगे कि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य अन्य बाधाओं की तुलना में क्या होता है। तो जो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है अन्य बाधाओं की तुलना में बहुत छोटा होता है, इसलिए आंसर इसका ए होगा, ए इसका उत्तर होगा। अगला सवाल समझेंगे, प्रकाश किरण है, तो प्रकाश जो किरण है वो प्रकाश का बिंदु पथ है, इसलिए इसका भी आंसर ए होगा। अगला सवाल है कि किरणों के समूह को क्या कहा जाता है। तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है, और किरण पुंज को हम लोग प्रकाश पुंज भी कहते हैं, इसलिए इसका आंसर का और खा दोनों होगा, यानी का और खा दोनों किस में है। तो ग में है, इसका उत्तर ग होगा। अगला सवाल है, किसी उच्च कोटि की पॉलिश किए गए दर्पण अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करता है।
बताइए उच्च कोटि का पॉलिश किए हुए दर्पण है तो उस पर पड़ने वाले सभी आपतित किरण को वह पूर्णतः परिवर्तित करेगी, यानी पूर्णतः परिवर्तित करेगी, तो ऑप्शन 1 होगा पूर्ण रूप से परिवर्तित करेगी। अगला सवाल है कि तेल लगा हुआ कागज क्या होता है? तो आप लोग भली भांति जानते हैं कि तेल लगा हुआ कागज पारभाषक होता है और प्रभाषक ऑप्शन सी होगा। अच्छा, आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को क्या माना गया है? तो बताइए आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को न तरंग माना गया है और न कण माना गया है। बताइए बताया गया है आधुनिक क्वांटम सिद्धांत में बताया गया है कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है और ऊर्जा छोटे छोटे पॉकेट के रूप में प्रवाहित होती है, इसलिए इसका उत्तर होगा ग, यानी कि दोनों में से कुछ नहीं, न तरंग और न कण, इसलिए उसका उत्तर होगा ग। अगला सवाल हम लोग समझेंगे, सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होता है? तो सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज समांतर होता है और समांतर ग, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है कि प्रकाश की किरणों गमन करती है, तो हम लोग पीछे ही समझें कि प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला सवाल है कि फोकस पर अभिसरित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर हो जाता है, यानी फोकस से आने वाले प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद समांतर किस दर्पण में हो जाते हैं? तो अवतल दर्पण होगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है कि एफ बराबर आर बाई टू सत्य केवल एफ बराबर आर बाई टू उत्तल और अवतल दोनों दर्पण में होता है और दोनों का और ख यानी ग में का ख दोनों दिया है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर है। अगला सवाल है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए? बताइए अवतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और अवास्तविक हमेशा उल्टा होता है, लेकिन एक जगह पे आभासी बनता है, तो एक जगह कहाँ पे आभासी बनता है? तो दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रखी गई वस्तु उसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा और आभासी बनता है, तो ऑप्शन नंबर इसका होगा डी, ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब जो है आभासी और वस्तु से बड़ा बनता है। अगला सवाल है कि दर्पण की चौड़ाई को दर्पण को क्या कहा जाता है? तो दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारा कहते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है कि अवतल दर्पण के प्रकरण में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्या होता है? एक बात समझ लीजिए कि आवर्धन हम लोग कहते हैं किसको है? तो आवर्धन होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं और आवर्धन के हम लोग एम से डिनोट करते हैं और एम का मान अगर प्लस है तो हम लोग कहेंगे कि बना प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा है, अगर एम का मान माइनस है तो हम लोग कहेंगे कि इसमें बना प्रतिबिंब वास्तविक है और वास्तविक हमेशा उल्टा होता है। इसमें बात कही गई है 27 नंबर सवाल में कि अवतल दर्पण के प्रकरण में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्या होगा, तभी हम लोग समझे कि जो माइनस चिन्ह है आवर्धन का ऋणात्मक मान यह दर्शाता है कि वस्तु का बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है, इसलिए आंसर ऑप्शन ए सही होगा। वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए ऋणात्मक, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला हम लोग सवाल समझेंगे, अवतल दर्पण में आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्या होगा? अभी हम लोग समझे कि आभासी और सीधा प्रतिबिंब के लिए क्या होता है? तो धनात्मक चिन्ह होता है और वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का कौन मान होता है? तो ऋणात्मक होता है, लेकिन यहाँ पे बात कह गई है आभासी और सीधा, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल है नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। बताइए दर्पण के सामने की जो दूरी होती है वो धनात्मक होता है और दर्पण के पीछे की दूरी ऋणात्मक होता है, यानी दर्पण के सामने की बात कही गई है
तो दर्पण के सामने ली गई दूरी ऋणात्मक होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अभी हम लोग समझेंगे कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी कितना होगा? अच्छा बताइए, पहले लेंस की क्षमता किसको कहते हैं? तो लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, और लेंस की क्षमता को हम लोग P से डिनोट करते हैं। तो P बराबर फार्मूला हुआ 1/F। अगर सेंटीमीटर में फार्मूला को हम लोग कहेंगे तो P बराबर 100 और नीचे यानी 100/F। इसमें बात करिए उत्तल लेंस की क्षमता, और उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा पॉजिटिव होती है। तो बताइए 100/F यानी 100। ऑप्शन होगा सी इज करेक्ट आंसर। यानी उत्तल लेंस की क्षमता अगर 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी होगा 100 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि उत्तल दर्पण के प्रकरण में दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता है। अतः आवर्धन, अभी हम लोग समझें कि अगर आवर्धन का मान धनात्मक है तो हम लोग समझेंगे कि बना प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होता है। अगर आवर्धन का मान पॉजिटिव आवर्धन का मान अगर निगेटिव है तो कहेंगे कि बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी, और आभासी के लिए हम लोग एम का मान पॉजिटिव लेते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर इसका होगा। अगला सवाल है कि किसी दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। यानी किस दर्पण का उपयोग जो है वाहनों को पश्च दृश्य का होता है? साइड मिरर के रूप में। तो बताइए साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि वाहनों को साइड मिरर के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। अगला सवाल है कि उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो हम लोग भली भांति जानते हैं कि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा और आकार में वस्तु से छोटा होता है। तो बताइए, यानी काल्पनिक को हम लोग आभासी भी कहते हैं। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा, यानी कि काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनता है। अगला सवाल है कि दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना चाहिए। बताइए, गोलीय सबसे पहले जानेंगे कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। हम लोग जानेंगे कि दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अब बताइए अवतल दर्पण में अगर सीधा प्रतिबिंब बनाना है तो बताइए वस्तु को कहाँ पे रखेंगे? तो अवतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब एक ही जगह बनता है, और वो बनता है दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। बताइए दर्पण का ध्रुव और मुख्य फोकस, इसमें ऑप्शन ए में भी नहीं है। वक्रता केंद्र से बाहर भी है, इसमें भी नहीं है। ऑप्शन सी वक्रता केंद्र और मुख्य अक्ष के बीच कह रहा है, ये भी नहीं है। और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए तीनों में कुछ नहीं, तो आंसर इसका होना चाहिए और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर इसका होगा। आगे के सवाल हम लोग समझेंगे कि बताइए वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। यानी कि कहीं भी वस्तु कहीं भी रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनाता है। तो बताइए वैसा कौन सा दर्पण है जिसके सामने वस्तु को कहीं भी रख देने पर वस्तु का बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है? तो बताइए समतल में भी सीधा होता है और उत्तल में सीधा होता है। यानी ऑप्शन इसका ए इज करेक्ट उत्तर होगा, समतल और उत्तल। तो अगला सवाल हम लोग समझेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। इसलिए इसका उत्तर बी इज करेक्ट आंसर। इसका उत्तर अभी 37 नंबर सवाल समझेंगे कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। हम अभी बताएं, पिछले ही सवाल में हम लोग समझे कि दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए इज इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगला सवाल है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाने वाला दर्पण कौन सा होता है? तो सोलर कुकर में हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अच्छा बताइए कि सब सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि अवतल दर्पण में एक गुण पाया जाता है और उस गुण का नाम है अभिसारी। मैंने ये आने वाले सभी प्रकाश की किरणों को अभिसरित कर लेता है, यानी एक जगह पर केंद्रित कर लेता है।
बताइए अगर आने वाले ऊपरी जो सभी किरण है उसको एक जगह पे करेगा तो अधिक ऊर्जा होगा, और कुकर में रखी गई वस्तु या चावल हमेशा जल्दी सीज जाएगा। इसलिए सोलर कुकर में हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला सवाल है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो हम लोग जानते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी 20-40 का आधा हम लोग 20 समझेंगे। बताइए वक्रता त्रिज्या की आधी फोकस दूरी होती है, तो वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर दिया गया है तो फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर होगा। तो ऑप्शन 20 सेंटीमीटर यानी कि सी इज करेक्ट। अगला सवाल है कि मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर क्या होती है? तो मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब होती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला सवाल कि एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो बताइए अवतल दर्पण में बात कहाँ की गई है? ध्रुव और फोकस के बीच में। तो बताइए ध्रुव और फोकस के बीच में रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, और वहां पे रखने पर वस्तु जो है आकार में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, यानी काल्पनिक और बड़ा। तो काल्पनिक और बड़ा ऑप्शन डी में है, इसलिए इसका उत्तर डी इज करेक्ट। अगला सवाल है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, दर्पण तथा लेंस कौन होगा? तो बताइए फोकस दूरी ऋणात्मक किसका होता है? पहले दर्पण में समझेंगे। तब फोकस दूरी ऋणात्मक होता है अवतल दर्पण का, अब फोकस दूरी लेंस में भी ऋणात्मक होता है अवतले, यानी कि इसका उत्तर होगा ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण के परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर होकर गुजरती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? हम लोग समझे हैं कि अगर किसी भी मतलब गोलीय दर्पण में दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है तो उसको हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगला सवाल है कि किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र भी बड़ा होता है? तो दृष्टि क्षेत्र का मतलब अधिक से अधिक भागों को देख पाना। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है, और इसी गुण के कारण हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में करते हैं। तो 44 का उत्तर होगा उत्तल दर्पण। अगला सवाल है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की बताइए। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की काची होगी? तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो एफ बराबर r/2 हम लोग पढ़े हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तभी हम लोग समझें कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो धनात्मक किसकी होगी? तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होगी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है कि सोलर कुकर में प्रयोग किए कौन दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर में पीछे ही सवाल में किए, और हम जानते हैं कि सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्यों किया जाता है? क्योंकि इस सूर्य से आने वाले सभी प्रकाश की किरणों को संकेंद्रित कर लेती है, मतलब इकट्ठा कर लेती है, और ये गुण अवतल दर्पण में पाया जाता है। इसी गुण के कारण सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं।